हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बिखरा परिवार। पूरा घर फूलों से, रंग बिरंगी बिजली की झालरों से सजा हुआ था। शहनाई की आवाज़ से सभी का मन प्रफुल्लित था। घर में सभी बहुत ही खुश खुश दिखाई दे रहे थे। आखिर हो भी क्यों ना, खुशी की बात जो थी। शुभ अवसर था। आज गायत्री देवी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि आज उनके छोटे बेटे लखन का विवाह जो था। गायत्री देवी के परिवार में उनका बड़ा बेटा राम, उसके बाद बेटी अनसुईया और उससे छोटा बेटा लखन था। राम और उसकी छोटी बहन अनसुईया का विवाह हो चुका था। गायत्री देवी के पति की मृत्यु कई वर्ष पहले दिल का दौरा पड़ने से हो गई थी। उस समय गायत्री देवी के तीनों बच्चे अपनी पढ़ाई ही कर रहे थे। गायत्री देवी के पति किराए पर लेकर एक ढाबा चलाया करते थे और उसी से उनके घर का खर्चा आराम से निकल रहा था। परंतु अचानक से होने वाली पति की मौत के कारण घर का सारा बोझ उनके बड़े बेटे राम के कंधों पर आ पड़ा, जो स्वयं अभी 17 वर्ष का ही था। राम ने जैसे तैसे अपनी 12वीं की परीक्षा दी और आगे की पढ़ाई छोड़कर अपने पिता का धंधा संभाल लिया और धीरे धीरे उसने मेहनत करके उस किराए के ढाबे को खरीद लिया। गायत्री देवी भी खूब मेहनत करती थी। उन्होंने भी अन्य महिलाओं के कपड़े सिलाई करके घर के खर्चों तथा अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में अपने बड़े बेटे राम का सहयोग किया। लखन भी अब बड़ा हो चुका था और वह भी अपनी पढ़ाई पूर्ण करके कहीं नौकरी करने लगा था। उसने ढाबे पर बैठने से साफ इनकार कर दिया था। घर के सभी लोग आपस में बहुत खुश थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो कुछ समय पश्चात गायत्री देवी ने बड़े बेटे राम का विवाह एक सुशील और समझदार लड़की से करवा दिया। राम की पत्नी सिया एक पढ़ी लिखी परंतु घरेलू लड़की थी और उसने आते ही पूरे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली थी। सिया के पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी घर में कभी किसी ने भी उसे नौकरी करने के लिए नहीं कहा। उसे भी घर संभालना अच्छा लगता था, इसलिए उसने कभी नौकरी करने की जिद नहीं की। अपने विवाह के कुछ समय पश्चात राम ने अपनी बहन अनसुईया के हाथ भी पीले करवा दिए और आज बारी थी लखन के विवाह की। राम ने और उसकी माँ गायत्री देवी ने लखन के विवाह की रस्मों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। चारों ओर खुशी का वातावरण था। बड़े जोर शोर से ढोल बज रहे थे और शादी के गीत गाए जा रहे थे। शादी में आए सारे रिश्तेदार खुशी से नाच रहे थे और दूल्हे की टांग खींच रहे थे। आखिर वह शुभ घड़ी भी आ ही गई जब दूल्हा दुल्हन के फेरे हुए और अपने मायके से विदा होकर नई दुल्हन माधवी ने गृह प्रवेश किया। सारा परिवार माधवी के आने से बहुत खुश था। विवाह के कुछ समय तक सब ठीक चल रहा था। राम के 2 बेटे हो चुके थे और सिया का ज़्यादातर समय अक्सर अपने बच्चों के कामों में ही निकलता था। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और स्कूल भी जाने लगे थे। अब तो सिया का अधिकतर समय बच्चों को संभालने और उनकी पढ़ाई के पीछे जाने लगा था, जिस कारण से घर के काम का बोझ माधवी पर बढ़ने लगा। पहले तो माधवी ने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, पर बाद में उसने इस बात पर आपत्ति उठानी शुरू कर दी और उसने लखन पर परिवार से अलग होने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। परंतु लखन ने
अपने परिवार से अलग होने से साफ इनकार कर दिया। धीरे धीरे घर का माहौल जब बिगड़ने लगा, माधवी अब परिवार में लड़ाई झगड़े करने लगी और आखिर बढ़ते कलेश को देखते हुए लखन ने अपनी माँ गायत्री देवी से और अपने बड़े भाई राम से इस विषय में बात की। चूँकि घर में किसी के पास भी ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए यह तय किया गया कि इस घर में ही लखन को पीछे की तरफ एक बेडरूम हॉल और रसोईघर दे दिया जाएगा और इतना ही राम के हिस्से में आगे की तरफ का भाग आ जाएगा। माधवी इस फैसले से बहुत खुश थी। अब तो वह नौकरी भी करने लगी थी। कुछ समय बहुत ही अच्छे से और शांति से गुजरा, परंतु थोड़े समय के बाद माधवी ने फिर अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। लखन यदि अपनी माँ से बात करता तो वह भी माधवी को अच्छा नहीं लगता था। यह लखन माँ के लिए कभी कुछ लेकर भी आता या माँ को थोड़ी देर के लिए कहीं घुमाने ले जाता तो वह भी माधवी को पसंद नहीं आता था। थोड़े समय के बाद वह फिर से जिद करने लगी कि उसे तो बिल्कुल अलग ही रहना है, इसलिए यह मकान बेचकर उसे उसका हिस्सा दे दिया जाए ताकि वह दूसरी जगह अपनी पसंद का मकान खरीद सके। गायत्री देवी के जीते जी मकान को बेचने की बातें होने लगी तो गायत्री देवी के साथ साथ पूरा घर हैरान परेशान सा था कि आखिर पुश्तैनी मकान को बेचा कैसे जाए। गायत्री देवी और उसके पति तथा उनके बड़े बेटे राम ने जी जान लगाकर जिस मकान को खड़ा किया था, आज उसी मकान को बेचने की नौबत आ गई। आखिर किसी तरह से गायत्री देवी के बड़े बेटे राम ने पैसों का इंतजाम किया और अपने छोटे भाई लखन को उसका हिस्सा दे दिया। अब तो माधवी बहुत खुश थी। उसको उसकी पसंद की जिंदगी जो मिल गई थी, ना किसी की चिंता, ना किसी की फिक्र, बस वह और उसका पति लखन, यही तो वह चाहती थी। धीरे धीरे करके उसने नया मकान भी अपने नाम से करवा लिया और पूरा बैंक बैलेंस भी। शुरू में वह और लखन गायत्री देवी से अक्सर मिलने पहुंच जाया करते थे, परंतु यह सिलसिला भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। न तो माधवी स्वयं कभी गायत्री देवी से मिलने जाती और ना ही लखन को जाने देती। फोन पर यदि लखन अपनी माँ से बात करता तो माधवी उस पर भी भड़क उठती। उसने लखन को धमकियाँ देनी शुरू कर दी कि यदि वह अपनी माँ से मिलने गया तो वह उसे घर से निकाल देगी और उस पर और उसके परिवार के ऊपर उसे सताने का केस दायर कर देगी और सबको कानून के शिकंजे में फंसा देगी। लखन इन धमकियों से डर जाता क्योंकि माधवी ने उसके पीछे जासूस भी लगा रखे थे और जैसे ही उसे पता चलता कि वह अपनी माँ से मिलने गया है तो वह उस दिन लखन को घर पर खाना भी नसीब नहीं होता। गायत्री देवी लखन की प्रतीक्षा करती रह जाती थी, मगर गायत्री देवी के पास बेटे की याद और प्रतीक्षा में आंसू बहाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इस प्रकार से बहुत लंबा समय निकल गया। अब तक लखन और माधवी के 2 बेटे हो चुके थे और दोनों पढ़ लिख कर अब विदेश में नौकरी करते थे। दोनों ही अपनी माँ के आज्ञाकारी पुत्र थे।
और वह दोनों अपनी माँ माधवी से बहुत प्यार भी करते थे। माधवी को यह यकीन था कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उसके दोनों बेटे उसी का ही साथ देंगे। अब माधवी को जब भी फुर्सत मिलती, वह खाली समय में घंटों तक अपने मायके वालों से, अपने खास रिश्तेदारों से बात करती और अपनी सहेलियों के संग घूमने निकल जाती। परंतु लखन को अपनी माँ से मिलने की भी इजाज़त नहीं थी। वह नौकरों की तरह माधवी को और उसकी सहेलियों को अपनी कार से लेने जाता और फिर छोड़ने भी जाता। पर वह घर के झगड़ों के डर से माँ से मिलने कभी नहीं जाता था। गायत्री देवी बेटे से ना मिल पाने के गम में बीमार सी रहने लगी। एक बार लखन को उसके बहुत ही अच्छे और खास मित्र कबीर, जो उसका और उसके परिवार का शुभचिंतक था और साथ ही एक समाज सुधारक भी था, उसने उसे उसकी माँ की बीमारी के विषय में बताया। तो लखन ने उसकी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब उसके दोस्त कबीर ने उससे पूछा कि क्या बात है लखन, जो तुम माँ की बीमारी की बात सुनकर भी इस बात को सुना अनसुना कर रहे हो। मगर लखन ने तब भी कबीर की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और वह वहाँ से जाने की कोशिश करने लगा। तब कबीर ने उसे रोककर कहा, नहीं लखन, आज मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। आज तो बताना ही होगा कि आखिर बात क्या है, जो माँ की बीमारी की बात सुनकर भी वह माँ के पास जाने से कतरा रहा है। कबीर ने लखन को समझाते हुए कहा कि हर बात का समाधान संभव है लखन। हो सकता है मैं अपने दोस्त की कुछ मदद कर सकूं। अपने दोस्त कबीर के बहुत पूछने के बाद लखन ने अपने दोस्त को खुद पर हो रहे जुल्म के विषय में बताया। तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि आखिर कोई कानून का डर दिखाकर इस तरह से भी गलत फायदा उठा सकता है और माँ को अपने बेटे से यूं जुदा कर सकता है। उसने लखन के कान में कुछ कहा और वहाँ से चल दिया। कबीर से मिलने के पश्चात लखन थोड़ा परेशान सा रहने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे, अपनी माँ से मिलने जाए या नहीं। उसकी आंखों के सामने वो दृश्य आने लगे जब उसकी माँ बचपन में उसके बीमार होने पर रात रात भर उसको गोद में लेकर बैठी रहती थी या उसके सिरहाने बैठकर उसके बालों को सहलाया करती थी। दिन भर काम करके थकने के बावजूद भी वह उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाया करती थी और खुद भूखी रहकर भी हम भाई बहनों को खिलाया करती थी। माँ के एहसान याद करके लखन की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे और उसने एक निश्चय किया कि वह सबसे पहले अपनी माँ से मिलने जाएगा। लखन इतने समय पश्चात माँ से मिलने गया। लखन को देखकर उसकी माँ गायत्री देवी बहुत खुश थी। लखन ने माँ से ढेरों बात की। खूब रो रो कर उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और यह कहकर कि वह वहाँ से चला गया कि वह कुछ दिन के लिए काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा है और वह जहाँ जा रहा है वहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं रहता है, इसलिए वह उसकी चिंता ना करे। वह जैसे ही वापस आएगा तो स्वयं ही माँ से मिलने आ जाएगा। यह कहकर वह तुरंत वहाँ से
चला गया। वहां से जाते समय उसने अपने दोस्त कबीर से फोन पर बात की और रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वह कहाँ जा रहा है यह बात केवल कबीर जानता था। स्टेशन पहुंचकर उसने कबीर से टिकट ली और ट्रेन में बैठ गया और निकल पड़ा एक अनजान जगह और अनजान सफर पर। दूसरी ओर रात तक जब लखन घर नहीं पहुंचा तो माधवी ने लखन से फोन पर बात करने की कोशिश की, पर लखन का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। माधवी को थोड़ी फिक्र हुई। उसने उसके सारे दोस्तों से उसके बारे में पूछा, मगर लखन के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। उसने अपने जासूसों से भी जासूसी करा के देख लिया था कि कहीं लखन अपनी माँ गायत्री देवी के पास तो नहीं गया है। पर जब उसे पता चला कि लखन वहाँ भी नहीं है तो उसने चैन की सांस ली। उसने सोचा कि गया होगा कहीं, पर आखिर जाएगा कहाँ? वापस तो अपने घर ही आ जाएगा ना। ऐसा सोचते सोचते पूरे 5 दिन निकल गए, पर लखन का कुछ अता पता नहीं था। अब उसे लखन की थोड़ी थोड़ी चिंता सताने लगी। उसने विदेश में रह रहे अपने बेटों को इस बारे में बताया, पर दोनों ने कह दिया कि उनकी नई नई नौकरी लगी है, इसलिए वे बहुत ही व्यस्त हैं। वे वहाँ इतनी दूर से उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। उसे खुद ही पापा को ढूंढना होगा। माधवी ने अपनी सहेलियों से, जिनसे घंटों फोन पर बात किया करती थी और जिनके संग घूमने में निकल जाती थी, जिनके साथ किट्टी पार्टी करती थी, उनको भी जब उसने लखन के कहीं चले जाने की बात कही और साथ में लखन को तलाशने के लिए मदद मांगी, तो उनमें से एक ने तो उत्तर दिया कि उसके बच्चों की परीक्षाएं चालू हैं, तो दूसरी ने कहा कि उसका पति ठीक नहीं है, तो तीसरे ने कहा कि उसके घर पर मेहमान आए हुए हैं, इसलिए वह उसके लिए चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती है। तब माधवी की आंखें खुली और उसने सोचा कि ये वही सहेलियाँ हैं जिनके संग अक्सर वह लखन से बगैर पूछे घूमने निकल जाया करती थी और जिनके बहकावे में आकर वह अपनी सास गायत्री देवी से और लखन से रोज रोज बेवजह की झगड़े किया करती थी। अब वो सारे काम उसको याद करने पड़ रहे थे जो लखन बिना कोई शिकायत किए करता रहता था। बदले में माधवी उसको हरदम सबके आगे बेइज्जत करती रहती थी कि यह तो नकारा है, इसको तो कोई काम धंधा करना आता ही नहीं है, इसलिए बस सबकी मदद करता फिरता है। अब माधवी को बहुत ही अकेलापन महसूस होने लगा था, मगर अब वह अपने दिल की पीड़ा कहती भी तो किससे? उसका पूरा दिन घर के और बाहर के कामों में निकल जाता। घर की बिजली बिल, टेलीफोन का बिल, प्रॉपर्टी का टैक्स, हाउस टैक्स, घर के राशन इत्यादि सबके भुगतान के लिए उसे स्वयं ही दौड़ना पड़ रहा था। अब धीरे धीरे करके उसको अपने द्वारा लखन पर की गई जातियों का अफसोस होने लगा। इस तरह से लगभग 1 महीना निकल गया। एक दिन जब कबीर उसको कहीं रास्ते पर मिल गया और उसने लखन के विषय में कबीर से पूछा और वह फूट फूट कर रोने लगी और उसने सब कुछ सच सच कबीर को बता दिया कि वह लखन के साथ कितना बुरा बर्ताव करती थी। जब कबीर को यह पक्का यकीन हो गया कि वाकई में उसको अपनी करनी पर अफसोस है, तब कबीर ने उसे बताया कि लखन कहाँ पर है, उसे सब पता है, पर वह उसे बताएगा नहीं। अगर वह चाहती है कि लखन
वापस आ जाए तो वह लखन की उससे बात करवा सकता है। इस बात के लिए तुरंत तैयार हो गई माधवी। कबीर ने तुरंत गोपनीय तरीके से एक नंबर लगाया और जब लखन ने फ़ोन उठाया तो कबीर ने उसे बताया कि माधवी उससे बात करना चाहती है। यह कहते हुए उसने फ़ोन माधवी को दे दिया। माधवी ने अपने बर्ताव के लिए लखन से क्षमा मांगी और उसे वापस घर आ जाने के लिए कहा। लखन ने कहा कि वह वहाँ जा रहा है, वहाँ है, जहाँ है वह वहाँ खुश है। वहाँ न उस पर कोई हुक्म चलाने वाला है, न कोई उसका अपमान करने वाला है। वह अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी रहा है। तब माधवी ने उसे विश्वास दिलाया कि अब वह कभी उसका अपमान नहीं करेगी और न ही उस पर अपना हुक्म चलाएगी। तब लखन ने कहा कि वह वहाँ आकर क्या करेगा जब वह अपनी माँ से भी नहीं मिल सकता। इस पर माधवी ने कहा कि वह अब कभी भी उसे अपनी माँ से मिलने से नहीं रोकेगी। इस पर लखन ने कहा तो ठीक है, मैं कल ही वापस आ जाता हूँ, पर आते ही तुम्हें मेरे साथ मेरी माँ से मिलने चलना होगा और माँ से क्षमा मांगनी होगी। माधवी ने कहा कि मुझे सब मंजूर है। दूसरे दिन लखन जैसे ही अपने घर वापस पहुंचा तो उसके घर पर कबीर, माधवी की सहेलियां और उनके पति भी मौजूद थे। घर में कदम रखते ही लखन ने कबीर से पूछा कि आखिर यह सब संभव कैसे हुआ। जो काम वह इतने सालों में नहीं कर सका, आखिर वह काम इतनी जल्दी कैसे हो गया। माधवी में यह परिवर्तन आखिर आया कैसे। तब कबीर ने कहा कि वह तो एक समाज सुधारक का काम करता है। टूटते घरों को और बिखरते रिश्तों को बचाना ही उसका काम है। कबीर ने लखन के दोनों बेटों को फोन करके समझा दिया था कि यह सब एक नाटक है। वे लखन की चिंता बिल्कुल न करें और माधवी को अकेले निर्णय लेने के लिए छोड़ दें। उसने माधवी की तीनों सहेलियों के पतियों को बताया कि किस तरह से वे माधवी को गलत बातें सिखाया करती हैं और उसके घर को तोड़ने की कोशिश करती रहती हैं। तीनों सहेलियों के पतियों ने मिलकर अपनी अपनी पत्नियों को खूब लताड़ा और माधवी से किनारा करने की चेतावनी दी, जिस कारण से माधवी बिल्कुल अकेली पड़ गई और उसको उसकी गलतियों का एहसास हुआ। माधवी की तीनों सहेलियों और उनके पतियों ने लखन से क्षमा मांगी। तब लखन ने कहा, यह क्षमा का चक्कर छोड़ो, पहले मुझे मेरी माँ से मिलना है। वह मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। मैं पहले उससे मिलने जाऊंगा। यह कहकर वह गाड़ी की चाबी उठाकर जैसे ही बाहर जाने लगा, तब दूसरे कमरे से गायत्री देवी बाहर निकली और कहने लगी, अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं तो यहाँ पर हूँ। इतना सुनते ही लखन खुशी और आश्चर्य के मारे वापस मुड़ा और उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। माँ ने भी उसको कसकर अपने आगोश में ऐसे भर लिया जैसे उसके बेटे को फिर से कोई उसे छीनकर वापस न ले जाए। इतने में तो अंदर से भरत का बड़ा भाई राम और बहन अनुसुईया भी अपने अपने परिवारों से बाहर निकल कर आ गए और उन्होंने भी लखन को गले से लगा लिया। इतने में माधवी वहाँ पर आई और लखन से बोली, अब तो खुश हो ना आप?
अपने परिवार को पाकर। इन्हें मैं स्वयं जाकर लेकर आई हूँ। यही तो तुम चाहते थे ना। अब सिर्फ इतना बता दो कि इतने दिन तुम आखिर थे कहाँ पर, और तुम्हारा दूसरा नंबर आखिर कौन सा है, जो मुझे भी पता नहीं है। इस पर लखन ने धीरे से कहा, यह तो एक सीक्रेट है, जो अगर मैंने बता दिया तो दूसरी बार झगड़ा होने पर वहाँ पर भी मुझे शांति से नहीं रहने दोगे और आ जाओगी मेरी शांति भंग करने। रही दूसरे फ़ोन नंबर की बात, तो वह मेरा दूसरा सीक्रेट है, जो सिर्फ मेरे सच्चे दोस्त कबीर के अलावा किसी को भी पता नहीं है, यहाँ तक कि मेरी माँ को भी नहीं। इतना सुनते ही सबके ठहाके घर के कोने कोने में गूंजने लगे। धीरे धीरे करके माधवी की सहेलियों के पति अपनी पत्नियों को साथ लेकर वहाँ से खिसकने लगे। उनका काम जो पूरा हो चुका था, दो परिवारों को आपस में मिलाने का, कबीर भी वहाँ से चल पड़ा एक और बिखरे परिवार को इकट्ठा करने की तलाश में। न जाने कितनी माधवी होंगी जो परिवार में रहना पसंद नहीं करती होंगी। वह ये क्यों नहीं सोचती कि बिखरा परिवार जिंदगी को भी बिखेर देता है, और परिवार जब एक साथ होता है तो जीवन सफल हो जाता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही जिंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।